नमस्कार। मैं वीरेंद्र पाल आपका इस फेसबुक लाइव में हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत में पिछले 50 वर्षों से इस बात की चर्चा की जा रही है कि 1962 में नेहरू जी के साथ चीन ने धोखा किया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारत को इसलिए पीछे हटना पड़ा या भारत की सेनाओं को इसलिए परास्त होना पड़ा क्योंकि चीन ने नेहरू जी के साथ धोखा किया था। धोखा एक ऐसा शब्द है जिस शब्द के संबंध में हम अगर विस्तार से देखेंगे तो ये लगता है कि जिस दिन आपके साथ घटना होती है उस दिन तक आपका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में बहुत अधिक मेल मिलाप होता है और आप उसके साथ अचानक वो व्यक्ति आपके साथ धोखा कर देता है। लेकिन वामपंथियों और बुद्धिजीवियों ने और नेहरूवियन के जो प्रणेता और पक्षकार रहे हैं, उन सब ने इस देश के अंदर लगातार इस बात का माहौल बनाने की कोशिश की कि नेहरू जी के साथ चीन के द्वारा धोखा किया गया। मैं आपको एक बात जो याद दिलाना चाहता हूं वो इतनी सी है कि किसी भी देश का शासन संभालने के बाद उस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है देश के जनता के कल्याण की, देश की जनता की सुरक्षा की और सीमाओं की रक्षा की। स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, ये तीन चीजों से मिलकर के राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी का जो अध्याय है वो प्रारंभ होता है। तो नेहरू जी जो इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उनको भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, उनके द्वारा भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो प्रयास किए जाने अपरिहार्य थे, जो प्रयास किए जाने आवश्यक थे, क्या उन प्रयासों को नेहरू के द्वारा नहीं किया गया? या नेहरू जी की दृष्टि जो थी वो इतनी संकुचित थी, या उनकी दृष्टि नेतृत्व करने वाली नहीं थी, या वो दूरदृष्टा नहीं थे, इसलिए वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि हमको अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस देश के अंदर और देश के बाहर जो आवश्यक सैन्य उपकरणों का इंतजाम करना है उसको किया जाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं कि 1962 का जो युद्ध हुआ, उस 1962 के युद्ध में जिस प्रकार से धोखा शब्द जो इस देश के अंदर चलाया गया और उसको आगे बढ़ाया गया और नेहरू का कोई दोष ना बताते हुए सारा दोष चीन के ऊपर डाल दिया गया और धोखा है, ये धोखाधड़ी की कोई स्थिति नहीं थी। भारत के तत्कालीन नेतृत्व, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी अपने अहंकार में इतने मगरूर थे, इतने चूर थे अपने अहंकार में कि वो किसी व्यक्ति के साथ, खासकर सैन्य अधिकारियों के साथ बात नहीं करना चाहते थे। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इस तरह कहने के लिए एक सैन्य अधिकारी ने बाकायदा अपनी एक पुस्तक में लिखा है और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में दूरी और सैन्य नेतृत्व से बात करने की अनिच्छा के चलने के कारण से चीन भारत पर आक्रमण करने में सफल हुआ। बहुत सारे किस्से इस देश के अंदर इस बात के हैं कि तत्कालीन रक्षा मंत्री जो थे वो तत्कालीन सेनाध्यक्ष से बात नहीं करते थे और सेनाध्यक्ष कोई बात कहना चाहते थे तो रक्षा मंत्री उनको वजन नहीं देते थे और सेनाध्यक्ष को एक बार बात करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ करके जब नेहरू जी के पास आना पड़ा तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि नहीं, आप जाइए और आप जाकर के रक्षा मंत्री से बात कीजिएगा, और रक्षा मंत्री उनकी बात नहीं सुनना चाहते थे। तो ये जो दूरी और ये जिस प्रकार की जो नीति जो नेहरू के द्वारा अपनाई गई, इसमें तो चीन के किसी प्रकार के धोखा देने की कोई बात नहीं थी। ये तो नेहरू जी की गलतियां थी कि उनको अपने सैन्य अधिकारियों के साथ में, उनको अपनी सेना के अधिकारियों के साथ में जो संवाद बनाए रखने की आवश्यकता थी, सीमाओं को सुरक्षित रखने की जो आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को लेकर के उनके द्वारा काम नहीं किया गया। मैं आपको सिलसिले बारे बताना चाहता हूं। 1950 के बाद लगातार भारत के खिलाफ विश्वमन करने का काम किया। चीन ने भारत के सीमाओं में लगातार घुसने का काम किया। चीन ने कभी भी भारत के साथ किसी प्रकार की दोस्ती को और किसी भी प्रकार की ऐसी बात को जिसको नेहरू ये कहते थे कि हिंदी और चीनी भाई भाई हैं का पालन कभी नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि देश भारत के प्रधानमंत्री इस बात को समझ नहीं पाए कि जो चीन लगातार
भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है, वो भारत पर हमला भी करेगा। और इनकी जो दूरदृष्टि थी, वो दूरदृष्टि उस सत्य को नहीं समझ पाई। आप देखिए, मैं सिलसिलेवार बताना चाहता हूं। 1 अप्रैल 1950 को के.एम. पानीकर को चीन में भारत का पहला राजदूत भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया। 6/12/1950 को नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की तरफदारी की और चीन की सदस्यता के लिए उनके द्वारा वकालत की गई। मई 1951 में तिब्बत को चीन ने अपने पूरे नियंत्रण में ले लिया। अब देखिए, भारत और चीन को और तिब्बत की सीमाओं को जो विभाजित करने वाली रेखा है, वो तो मैकमोहन रेखा है ना। जिन नेहरू जी को दुनिया के संदर्भ में यह कहा जाता है कि बहुत बड़े दूरदृष्टा थे, वो नेहरू ये नहीं समझ पा रहे कि चीन जो तिब्बत में अतिक्रमण कर रहा है, चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा है, वो भारत की तरफ भी आएगा। लेकिन वो जब 1950 में, जब 1951 में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया, 15/5/1954 को उसके बाद भी नेहरू जी ने जाकर के पंचशील का समझौता किया। 15/5/1954 को आप देखिए, 1954 से लेकर के 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। और 1954 में जब नेहरू जी समझौता करते हैं पंचशील का, उसके पहले चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेता है। जो वास्तव आप इस देश के भारत और भारत और पाकिस्तान में आप सिर्फ 2 शब्द सुनेंगे। पहला शब्द जो है वो ठीक है, लेकिन वास्तविक कहां है? वास्तविक रेखा कहां है? चीन के संबंध में आप LAC सुन रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ठीक है, लेकिन वो वास्तविक जो सीमा रेखा है उसकी बात किसी ने क्यों नहीं की? 1962 से लेकर के आज तक के भारत ने मैकमोहन रेखा को वास्तविक रेखा, वास्तविक सीमा रेखा बनाए जाने के संबंध में आज तक बात क्यों नहीं की? आज पहली बार मोदी की सरकार इस दिशा में काम कर रही है। तो 1914 में जब ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत के समय में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के साथ में बैठकर के एक समझौता हुआ, और उस समझौते के पालन में जो मैकमोहन थे, उनके द्वारा एक मैकमोहन रेखा खींची गई। वही भारत, चीन और तिब्बत की विभाजित करती है। और 1954 में जब पंचशील का समझौता हुआ, तब उसके बाद 1954 जून में, मई 15/5/1954 को पंचशील का समझौता हुआ, और जून 1954 में चीन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एन लाई, वो भारत आए। और भारत आने के बाद भी उन्होंने, भारत जब आए तो 2 मार्च 1955 को भारत ने चीन के अधिकारियों से पूर्वोत्तर के एक हिस्से को जो नक्शे में चीन ने दिखा दिया था, उस पर आपत्ति की। मतलब आप देखिए, 1954 में पंचशील का समझौता होता है मई में, जून में 1955 में, 1954 जून में ही चीन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एन लाई, वो भारत आते हैं। और उसके बाद फरवरी 1955 में, मार्च 1955 में, 2 मार्च 1955 में भारत ने चीन के अधिकारियों से कहा कि जो नक्शा, आपने आधिकारिक जो नक्शा है, उसमें भारत के कुछ हिस्से को दिखाया है, उस पर हम आपत्ति करते हैं। मतलब इस 6 माह की अवधि में चीन के द्वारा भारत की सरजमी को अपने नक्शे में दिखाए जाने की कार्रवाई जो है प्रारंभ की जाने लगी। अब जो नेहरू जी भाषण में धोखा देने की बात कहते हैं, ये गतिविधि तो 1955 से चालू हो गई। आपके पंचशील समझौते किए जाने के 6 महीने बाद चालू हो गई, और आपने आधिकारिक तौर पर 2 मार्च 1955 को इस संबंध में आपत्ति भी दर्ज करा दी। नवंबर 1956 में एन लाई, जो चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो फिर भारत का दौरा करते हैं। और फिर भारत का दौरा करने के बाद एन लाई ने 23 जनवरी 1959 को एन लाई ने औपचारिक रूप से भारत के अंदर नेफा और लद्दाख के 40,000 वर्ग फीट भूमि पर दावा किया था। मैं सब आपको इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि 62 में कोई धोखा नहीं हुआ। ये मानते रहे कि चीन हमारा मित्र है, ये चीन से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन चीन तो लगातार लड़ने की प्रयास में था।
चीन तो लगातार भारत में घुसने के प्रयास में था। चीन लगातार अपने लक्ष्यों में फेरबदल कर रहा था। चीन भारत की सरजमी को अपने लक्ष्य में दिखाए जाने का काम कर रहा था। भारत सरकार औपचारिक रूप से उसका विरोध भी दर्ज करा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके मन के अंदर सचेता अवस्था नहीं आती है, उसके बावजूद भी अगर आपके मन के अंदर इस बात की आशंका नहीं आती है कि चीन भारत के साथ युद्ध करेगा, तो फिर आपकी दृष्टि में दोष है, किसी और का दोष नहीं है। आपकी समझदारी में दोष है, आपके राजनीतिक चातुर्य का दोष है, किसी और का दोष नहीं है। उसके लिए आप भारत की जमीन का चीन के खेमे में चले जाने के लिए चीन पर दोष नहीं डाल सकते। आप अपनी नीति पर दोष डालना चाहिए। आपकी नेतृत्व विहीनता है, आपकी नेतृत्व की असफलता है। 23 जनवरी 1959 को जब एलआई ने 40,000 वर्ग मीटर भूमि पर दावा बताया, तो मार्च अप्रैल 19 अब उसके बाद देखिएगा कि चीन ने जब ताइवान पर कब्जा किया, तो 1959 को मैं दलाई लामा वहां से निर्वासित हुए। आपने चीन के विरोध के बाद भी दलाई लामा को अपने यहां शरण दी। जब आपने खुलेआम चीन के विरोध के बाद दलाई लामा को अपने यहां शरण दी, तो जिस देश के खिलाफ आप जा रहे हैं, क्या वो देश आपके साथ युद्ध नहीं करेगा? क्या उस देश के साथ आपके जो संबंध रहेंगे वो प्रेमपूर्ण संबंध रहेंगे? आपने चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा को अपने यहां शरण क्यों दी? और जब आपने शरण दी, तो आपकी दृष्टि में इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता थी कि चीन हमारे साथ हमला कर सकता है, हम पर हमला कर सकता है, हमको सचेत रहना चाहिए। मतलब युद्ध किए जाने के, हमला किए जाने के सारे जो अवयव थे वो उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी सीमाओं को पर अपनी सुरक्षा को नहीं बढ़ा रहे, अपनी सैन्य ताकत को नहीं बढ़ा रहे, सैन्य साजो सामान को नहीं बढ़ा रहे। ये हमारी गलती है। आप देखिए, उसके बाद 25/8/1959 को लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकी पर हमला किया। 8 मई 1959 को चीन ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। युद्ध जो हुआ है वो 20 अक्टूबर 1962 से 20 नवंबर 1962 तक हुआ है। डेट ध्यान रखिएगा, 20 अक्टूबर 1962 से 20 नवंबर 1962 तक 1 महीने युद्ध हुआ है। और चीन ने पहला जो हमला किया वो 25/8/1959 को, मतलब युद्ध होने के 14 महीने पहले चीन ने हमला किया। लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकी पर हमला किया था। उसके बावजूद भी दिल्ली की सरकार नहीं जाग रही थी। लेकिन दिल्ली की सरकार तो अपने जो दूसरे जो फोटो आते हैं ना, उन दूसरे इंतजामों में लगी हुई थी ना। आप देखिए, उसके बाद क्या हुआ? 8 सितंबर 1959 को चीन ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। जब सितंबर 1959 में चीन ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब तो किसी भी सामान्य व्यक्ति के दिमाग में इस बात को जाता है कि जो सीमा रेखा को नहीं मान रहा, वो व्यक्ति हमारी सीमा में घुसेगा ना। तो हमको जो मैकमोहन लाइन थी, वह मैकमोहन लाइन पर अपने सैन्य और सारे सामान को बढ़ाना चाहिए था ना। हमको वहां खड़े होना चाहिए था ना, अपने सैनिकों की उपस्थिति करना चाहिए थी ना। 20/10/1959 को युद्ध प्रारंभ हुआ। अब युद्ध के दौरान देखिएगा, युद्ध के दौरान जो दूरदृष्टि रही, उस दूरदृष्टि का तो मुझे लगता है पूरी दुनिया कायल रही होगी। 20/10/1959 को जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तो इस युद्ध के 20/10/1959 को जो युद्ध प्रारंभ हुआ, तो इस युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1959 को चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा एक 3 सूत्रीय प्रस्ताव दिया गया। 24 अक्टूबर 1962 को, मतलब 4 दिन बाद, 20 तारीख को युद्ध प्रारंभ होता है। 24 तारीख को 3 सूत्री उनके द्वारा जो कहा गया, सीमा रेखा है, वहां से 20 किलोमीटर तक दोनों देशों की सेनाएं हटेंगी। कुछ नेफा के क्षेत्र थे, उस क्षेत्र के संबंध में था। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए इस देश का, 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध प्रारंभ होता है। 1962 को चीन के प्रधानमंत्री युद्ध विराम का एक घोषणा करते हैं कि इस 3 सूत्री वालों, नेहरू जी 26 अक्टूबर 1962 को देश में आपातकाल की घोषणा करते हैं और 27 अक्टूबर 1962 को उस 3 सूत्रीय युद्ध विराम के प्रस्ताव को
खारिज कर देते हैं कि हम इस प्रस्ताव को नहीं मानते और हम जो मैकमोहन रेखा है वहीं जाकर के पहुंचेंगे और वहीं जाकर के हम अपनी सीमा रेखा को उसको वहीं मानेंगे। आप देखिए कि उसके बाद फिर से चीन 15 नवंबर 1962 को हमला करता है। आप फिर भी कुछ नहीं करते। 15 नवंबर 1962 को चीन हमला करता है और 21 नवंबर 1962 को चीन एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर देता है। 24 अक्टूबर 1962 को चीन जहां तक आया था, अगर आपकी दूरदर्शिता के कारण से अगर मामला वहां होता, मतलब उसके बाद आपने युद्ध विराम की जो उनका जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार करने के बाद भी आपने किया क्या? आपने तो कुछ नहीं किया। आप तो जो भी स्थिति रही पीछे की तरफ ही रही आपकी। तो वो जो वापस था उसको वहां स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसी सरी के प्रस्ताव को आपने 10/12/1962 को कोलंबो समझौते के नाम से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का काम किया। आप ताज्जुब मानेंगे, एक पुस्तक में है, उस समय चीन के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे लियो साउची ने श्रीलंका के तत्कालीन जो नेता थे भंडार नायके, फेलिक्स भंडार नायके को क्या बताया नेहरू के बारे में? उन्होंने कहा 1962 का युद्ध भारत के अहंकार और मुग्ध को महानता के जो उसके अंदर जो भाव था उसको तोड़ने के लिए था। उन्होंने कहा नेहरू का गुरूर तोड़ना चाहते थे, ऐसा उन्होंने कहा। और आप देखिए कि लगातार 1962 के बाद, भारत चीन युद्ध समाप्त होने के बाद, कोलंबो समझौता होने के बाद, इस देश की किसी भी सरकार ने 1996 तक वापस जो दी गई जो जमीन है उस जमीन को वापस प्राप्त किए जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया, कोई बात नहीं की। 6 सितंबर 2013 को भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री मिस्टर ए के एंटोनी संसद के अंदर यह बयान देते हैं कि हमने अपने बॉर्डरों को अविकसित करने की एक नीति बना रखी है, क्योंकि हमारा ऐसा कहना है कि जो बॉर्डर अविकसित रहेंगे तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे बजाय विकसित बॉर्डर के। इस पॉलिसी पर तो सरकार काम करती थी। और आप देखिएगा कि 1993 में एक नरसिंह राव जी की सरकार के समय चीन के साथ एक समझौता होता है, लेकिन 1996 में फिर एक समझौता होता है। और उस समझौते में जो सरकार कांग्रेस के समर्थन से सरकार जो चल रही थी, देवागौड़ा की जो सरकार थी, देवागौड़ा जी की जो सरकार ने एक समझौता किया और उस समझौते में क्या किया, जो LAC थी, जहां आप युद्ध के बाद या 1996 की स्थिति में जहां आप खड़े थे, उस लाइन को ही आपने अपनी वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया। मतलब उसको आपने औपचारिक रूप से मान्यता दे दी। अपनी दी हुई भूमि, हमारी जो भूमि चीन के द्वारा कब्जाई गई है उसको मानने की बजाय हमने उसके द्वारा कब्जाई गई भूमि को मान्यता देने का काम किया और LAC को मान करके एक समझौता कर दिया। उस समझौते में जैसा भी आप सबके सामने आ रहा है कि अनुच्छेद 6 में इस बात का उल्लेख है कि किसी भी प्रकार की बंदूक, मोर्टार और 75 mm से ज्यादा बड़ी की तोपें और इस प्रकार की नहीं ले जाई जाएंगी। सेनाएं आमने सामने खड़े होकर के इस प्रकार का काम नहीं करेंगी, मतलब ऐसा तनावपूर्ण स्थिति को नहीं बनाएंगी। इस प्रकार से कोई सीमा पर तनाव नहीं किया जाएगा। हवाई जहाज के उड़ने के संबंध में भी उसमें है कि इतनी 10 किलोमीटर से पहले की सीमा में से आगे नहीं आएगा। 15,000 से ज्यादा सैनिकों का वहां जमावड़ा नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इस समझौता करते समय सरकारों को किसकी संप्रभुता की चिंता थी? से प्रश्न पूछा जाता है, नेहरू जी के बारे में जानने की कोशिश की जाती है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी संपत्ति के संबंध, किसी भी चीज के संबंध में अगर उसकी संतानें अगर उसके हित लाभ प्राप्त करती हैं और उसके जो ऋण आएंगे वो दोनों जवाब देना होगा। तो जब आज लोग प्रियंका
इंदिरा गांधी की नाक से जोड़ने का काम करते हैं, राहुल गांधी में राजीव गांधी की छवि को देखने की बात करते हैं, सोनिया इंदिरा गांधी की बहू होने की बात जो की जाती है इस देश के अंदर, तो नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए गलत कामों के परिणामों के बारे में जानकारी देना और उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसका जवाब कौन देगा? आज तक इस देश के अंदर 62 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर रहने वाली सरकारों ने, किसी भी सरकार ने किसी भी मंच पर इस बात के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई कि मैकमोहन रेखा जो निश्चित की गई है उस मैकमोहन रेखा पर तक चीन को वापस जाना चाहिए? क्यों आवाज नहीं उठाई? देखिए, जब आप उसके द्वारा जो अतिक्रमण की गई भूमि है, जो कब्जाई गई भूमि है, उसको 1996 में मान्यता देते हैं और 2008 में कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ में एक ऐसा समझौता करती है जिस समझौते के संबंध में इस देश के किसी भी नागरिक को आज तक जानकारी नहीं है। भारत की कांग्रेस पार्टी भारत की सामरिक जानकारियों को देने की, भारत के गुप्त जानकारियों को देने का किसी भी व्यक्ति के साथ में कैसे समझौता कर सकती है? किसी भी दूसरे के साथ में कैसे? चीन में कोई सरकार थोड़ी है, चीन की जो उसी के बाद वही सरकार में शामिल होती है। तो आप किस जिम्मेदारी के साथ जा रहे हैं? क्या आपको ऐसा समझौता करने का कोई अधिकार था? 2008 में जब आप समझौता कर रहे हैं तो इस बात को देश जानना चाहता है कि उस समझौते को आपने किस हैसियत से किया? क्या भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आप गए थे? क्या कांग्रेस पार्टी को जो समझौता किया गया उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहिए? उस समझौते को देश के आम नागरिक को अधिकार है या नहीं? उस समझौते के तहत आज तक आपने पिछले 2008 से लेकर के 2020 तक, आज तक 12 साल में आपने कितनी जानकारी या चीन के साथ शेयर की? इस संबंध में जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है? उस समझौते को देश के लोगों से क्यों छुपाया गया? बीजिंग ओलंपिक में सोनिया गांधी किस हैसियत से शामिल होती हैं? किस हैसियत से उनको सरकारी मेहमान बनाया जाता है? भारत सरकार के जब किसी प्रतिनिधि को सरकारी मेहमान नहीं बनाया जाता तो सोनिया गांधी को किस हैसियत से बीजिंग ओलंपिक में सरकारी मेहमान के तौर पर सारी सुविधाएं दी जाती है? देश जवाब तो जानना चाहेगा ना। आप काम करेंगे तभी तो देश जानना चाहेगा। लेकिन आज आप जो बात करना चाह रहे हैं, आज जो भी बात करते हैं कि स्थिति बताइएगा। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को, राहुल गांधी के ट्वीट को देखेंगे तो उन्होंने बताया कि ग्राफ जो है, व्यापार का जो ग्राफ है वो भारत मोदी जी के जमाने में बढ़ा है। राहुल गांधी ने 0 से लेकर के 14% तक, 14% तक, मतलब अभी तक उन्होंने 20% का व्यापार का जो ग्राफ बताया है उसमें लेके 0 से 14% तक का जो व्यापार का ग्राफ है वो चीन के साथ में है, वो यूपीए के सरकार के समय में हुआ। और 14 से लेकर के 18% तक का, मतलब 4% तक का जो व्यापार जो बढ़ा है वो मोदी जी के जमाने में। बहुत सारी फोटो मोदी जी के साथ में चर्चा की है चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अभी हैं, जो जिनपिंग के साथ में पेश करती है। भारत की तत्कालीन सरकार की जो नीति है, उस नीति की तहत वो पहले संबंध सुधारने की कोशिश है। दुनिया को यह बताने की कोशिश है कि हमारी तरफ से संबंधों को सुधारने में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, हम हमेशा संबंधों को अच्छे बनाए रखना चाहते हैं। और उसी का परिणाम है कि हम पाकिस्तान के ऊपर 2 सर्जिकल स्ट्राइक कर सके और पूरी दुनिया का हमको समर्थन मिला। उसी का परिणाम है कि विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। हम पूरी दुनिया को जब तक ये समझाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम विक्टिम हैं, या पूरी दुनिया के सामने हम अपना पक्ष ठीक से बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमारा पक्ष सही है, तब तक हम सीधे तौर पर जो चीजें हैं उनको नहीं देख सकते। तो आज की जो स्थिति में हम चल रहे हैं, सरकार जिस स्थिति में चल रही है, उस पर जो हमले किए जा रहे हैं वो हमले देश को बचाने के लिए नहीं, देश के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार करने का है कि जिससे देश की सरकार के खिलाफ माहौल खड़ा हो जाए, लोगों के अंदर देश की सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा हो जाए। जितनी बात चीन की कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, मैं एक बात, हम में से और आप में से कोई भी व्यक्ति सीमा रेखा पर नहीं है। सीमा रेखा पर क्या चल रहा है उसका कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा, उसका कोई वीडियो नहीं आ रहा। सीमा रेखा पर जो भी चल रहा है वहां तक मीडिया को जाने की कोई अनुमति नहीं है। तो भारत के पास
भारत के नागरिकों के पास जो भारत सरकार के द्वारा जो अधिकृत खबर है वही जानकारी है। तो जो जानकारियां भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के फंड से पोषित जो अखबार है की ये स्थिति हो रही है सीमा पर, खबरों का वो खबरें कांग्रेस जाहिर करना चाहिए कि आपके पास जो जानकारियां आ रही हैं उन जानकारियों को चीन की सरकार के द्वारा अधिकृत जानकारी दी जा रही है, और दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है। परसों से एक चीज का मजाक बनाया इस देश, दुनिया की सारी आबादी का 1/5 हिस्सा भारत में रहता है, दुनिया के सारे देश भारत में व्यापार करना चाहते हैं। आप एक बात कभी पूछिएगा कि 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर चीन से जो व्यापार, जो जिन वस्तुओं का आयात होना प्रारंभ हुआ, क्या उन वस्तुओं को भारत में उत्पादित किए जाने के कोई प्रयास किए गए? क्यों से व्यापार करने की खुली अनुमति दी गई? ठीक है, WTO के तहत जो व्यापार के जो नियम पूरी दुनिया के अंदर बनाए गए, उन नियमों के तहत आप किसी को व्यापार करने से या आयात निर्यात से किसी वस्तुओं को नहीं रोक सकते, अगर उसकी डिमांड से कोई बैन नहीं लगा सकते, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट भारत में तो पैदा कर सकते हैं, भारत के नागरिकों को उससे सस्ती चीजें उपलब्ध तो करा सकते हैं। मोदी जी ने 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। अकेले टिकटॉक का जो बाजार जो भारत में था न, पिछले साल एक तिमाही का बाजार 25 करोड़ रुपए का था। 6 लाख करोड़ के कारोबार में उसका जो हिस्सा था, इन सारे 59 ऐप्स का जो हिस्सा था, वो तकरीबन 20% हिस्सा है। आज अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत का इस बात का समर्थन किया है। ऐप्स पर अगर प्रतिबंध लगाया गया है तो वो व्यापार के तहत नहीं लगा सकते थे। हमने अपनी साइबर स्पेस सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लगाया है। हमारा कहना है कि ये इन सारे ऐप्स के माध्यम से भारत की साइबर जो स्पेस है उसमें छेद कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर रहे हैं। शुरुआत हुई है, चीन को तकलीफ हुई है। मोदी जी ने चीन के ट्विटर जो वीवो है उससे अपना अकाउंट डिलीट किया। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, सारी चीजों से आगे बढ़ना चाहते हैं। आज कोई इस बात को अगर पूछना चाहता है कि आज ये विवाद क्यों हो रहा है, तो आज इस विवाद का कारण सिर्फ इतना सा है कि आज हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं। 2004 से पहले 1998 से लेकर के 2004 तक जॉर्ज फर्नांडिस साहब जब एनडीए की सरकार में रक्षा मंत्री थे, तब उनके द्वारा जो इंस्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण किए जाने की बात की गई, उन सड़कों को आपके द्वारा जो यूपीए की सरकार में रोक दिया गया उनके निर्माण को। 2013 में स्वयं ए के एंटोनी का बयान है कि असुरक्षित रहने चाहिए बॉर्डर्स। आज ये सरकार बढ़ी तो रही है ना, इसीलिए तो चीन को तकलीफ हो रही है। जो सरकार स्वयं आगे बढ़ रही है, जिसके कारण से तकलीफ हो रही है, आप उन्हीं सरकारों के बारे में ये कहना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। सीमाओं को सुरक्षित करने इसीलिए तो परेशानी है। अभी तक सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, इसीलिए तो कोई बात नहीं थी। वो 2 फीट सरकते थे, आप 2 फीट और पीछे आ जाते थे। वो 3 फीट आते थे, आप 3 फीट और पीछे आ जाते थे। आज हम वहां तक सैन्य सामग्री, आज हम हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं। आप दौलत बेग एलडी को, जो ओल्डी एयर ट्रिप को जब 2008 में खोला गया, ताज्जुब है इस देश के अंदर कि तत्कालीन सैन्य अधिकारियों के द्वारा सरकार से को बताए बिना, उनको मालूम था, कोई सैन्य जो काम करने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि सीमाओं की पर किस प्रकार की परेशानी है, लेकिन तत्कालीन सरकार अनुमति नहीं देती, यूपी की सरकार, इसलिए उन्होंने बताए बिना दौलत बेग ओल्डी को तैयार किया। और जब सरकार ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो उन्होंने बताया कि बहुत जरूरी था। तो सेना का साथ ना देने वाली, सेना के साथ ना खड़े होने वाली सरकारें होने के बावजूद भी सेना किन परिस्थितियों में अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है, तब जब आज
सेना के साथ खड़े होने वाली सरकारें हैं, तब सेना किस ताकत के साथ में अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए तत्पर है, ये तो हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन था कि 62 से लेकर के 2020 तक इस देश के अंदर नेहरू जी के साथ चीन ने धोखा कर दिया। ये जो धोखे वाला शब्द है, इस शब्द को अपनी डिक्शनरी में से हटा दीजिएगा। नेहरू जी के साथ की जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो स्पष्ट देख सकता था कि किसी भी प्रकार से कोई धोखा नहीं हुआ था, बल्कि नेहरू जी की अदूरदर्शिता थी, जिसके कारण से ये भारत को नुकसान उठाना पड़ा। अगर कोई दूसरा राजनेता हो लगातार हरकत कर रहा था, आंख बंद किए हुए बैठे थे। आंख बंद किए जाने की घटना के लिए आप किसी दूसरे को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते।